सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जानते हो अगर आप पिछले 8 लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो व्हाट वी डू इन दिस लेक्चर सीरीज इज वी आर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट फीचर्ड इन पास्ट 1 year's current affairs. As we all know that in UPSC prelims examination, science and technology features regularly. Around 15 questions are asked from the field of science and technology. और ये 15 questions कहाँ से चूज होते हैं? Well, simply ये करंट अफेयर से चूज होते हैं। तो जो जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बहुत ज्यादा फीचर हुए थे या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, उनसे क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से। ऑलराइट, नाउ टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है तो आई स्ट्रेट अवे जंप टू कि हम कौन सा टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और बस अब हमारा एक और लेक्चर रह गया है। ऑलराइट, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक वी विल कवर टुडे। सो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ऑलराइट, स्पेस से हम कुछ ही टॉपिक्स कवर करेंगे। वैसे तो स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इवेंट्स हुई हैं पिछले साल, बट हम वही वही करेंगे टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ कौन से टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं? एक तो हम ना चंद्रयान नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो सबको पता होंगे। हम कवर करेंगे सबसे पहले तो आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 ये इसरो का मिशन था, इसको कवर करेंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो इसरो ने टेस्ट किया है, पुष्पक RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। फिर हम करेंगे स्टैशियो शिव शक्ति, स्टैच्यू शिव शक्ति, ये मून पे जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस पॉइंट को कहते हैं। एंड शिव शक्ति दोबारा न्यूज में है, बट ये है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो बनी है दो छोटी छोटी गैलेक्सीज से, और उन दोनों छोटी छोटी गैलेक्सीज का नाम रखा है शिवा और शक्ति। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ढूंढा है। तो ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आदित्य L1। ठीक है, हमारा इंडिया का पहला सोलर मिशन। नाउ मिशन आदित्य L1 is the first Indian space-based observatory dedicated to studying the sun. तो सन को स्टडी करने वाली, दिस विल बी द फर्स्ट स्पेस-बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। नहीं तो ग्राउंड टेलीस्कोप से हम सन को स्टडी करते हैं, पर स्पेस में एक टेलीस्कोप भेजना, इंस्ट्रूमेंट भेजना टू स्टडी द सन, ये फर्स्ट हमारा ऐसा मिशन होगा। अब ये लॉन्च कब हुआ था? दिस वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2023, टू बी प्रिसाइज 3 सितंबर 2023, यूजिंग PSLV C57 रॉकेट। नाम याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि GSLV पे भेजा था, नहीं, PSLV पे भेजा था, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। नाउ ये जो स्पेसक्राफ्ट है सन को स्टडी करने के लिए, इसे प्लेस कहां पे करेंगे? इसे करेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 को हम L1 भी कह देते हैं, हेंस द नेम ऑफ द मिशन इज आदित्य L1। नाउ ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, L1, दिस इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, और ये बिल्कुल सन और अर्थ के बीच में है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं। ये बिल्कुल सन और अर्थ के बीच में है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकता है। इट अलाउज कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन विदाउट ऑकल्टेशन या एक्लिप्स। कभी भी कोई भी प्लैनेट बीच में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सोलर मॉनिटरिंग होगी। नाउ फटाफट से लेट्स टॉक अबाउट लैग्रेंजियन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं। किन्हीं भी दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं। तो दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए? एक हो गया हमारा सन, ठीक है, और ये हो गई हमारी अर्थ। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां पे सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। अब सारी फोर्सेस मतलब मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, सन और अर्थ की ग्रेविटी, और दूसरा आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर को लगती है। ठीक है, सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स पे अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट को रख देते हो तो वो इसी पॉइंट पे रहेगा और उसको ज्यादा फ्यूल भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, वो वहीं रहेगा। नाउ L1 है ये पॉइंट बिल्कुल अर्थ और सन के बीच में। यहां सन का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस आउट हो जाता है, यहां पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। दूसरा है L2, L3 यहां पे है, L4 यहां पे है, और L5 यहां पे है। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो यहां प्लेस्ड होगा, तभी कह रहे हैं ना कॉन्टिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करेगा, कभी भी बीच में अर्थ सामने नहीं आ जाएगी। अच्छा, L2 भी इंपॉर्टेंट है। L2 भी आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ है, और L2 पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है नासा ने, जिसे हम कहते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपका L2 पे है, हमारा आदित्य L1 पे है। ऑलराइट, दीज आर लैग्रेंजियन पॉइंट्स, याद रखना देयर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स। नाउ इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
Well, it aims to provide valuable insights into या valuable information about solar corona. Corona is the outermost layer of sun. फिर फोटोस्फीयर जो और नीचे लेयर है सन की, क्रोमोस्फीयर, सोलर विंड. सन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स पूरे पूरे सोलर सिस्टम में स्पिट आउट करता है. दोज आर नोन एज सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स. Primary objective of Aditya L1 is to gain a deeper understanding of the sun's behavior, including its radiation, heat particle flow, magnetic field, how they impact Earth. ठीक है. L1 जो था 3 सितंबर को रिलीज हुआ था. यहां से हमने भेजा था PSLV C57 रॉकेट पे, एंड इट रीच्ड L1 ऑन जनवरी 6, 2024. 126 डेज की इसकी जर्नी थी. ऑलराइट. बाकी बिकॉज आदित्य L1 इसी साल भेजा है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आदित्य L1 पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो आदित्य L1 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम पेलोड्स कहेंगे. तो इनके नाम आपने रटने हैं. एक है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म्स ही रट लेना. दूसरा है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप. तीसरा है सोलेक्सिस, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. ये आप चाहे शॉर्ट फॉर्म ही याद रखना, एग्जाम में वही काम आ जाएगा एमसीक्यू को ब्रेक करने के लिए. Then Helios high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, Aspects Aditya solar wind particle experiment, Plasma PAPA, plasma analyzer package for Aditya, and advanced triaxial high resolution digital magnetometer. बस magnetometer नाम याद रखना. ये 7 पेलोड्स हैं इस पे इंस्ट्रूमेंट्स. ऑलराइट. चलो, एक आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सन को स्टडी करने निकला आदित्य L1 तो सन की लेयर्स आपको पता होनी चाहिए. तो सन बस ये ध्यान में रखना, ये बस लेयर्स का डायग्राम ध्यान में रखना. देखो सन की कुछ इनर लेयर्स हैं. सन का होता है कोर. कोर में टेम्परेचर हो जाता है 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस भी. फिर उसके बाहर लेयर है रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन. ठीक है. फिर सन की ये इनर लेयर्स है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन. फिर आउटर लेयर्स आ जाती है. सबसे अंदर है फोटोस्फीयर, ये बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज जो आप देख रहे हो. फिर है क्रोमोस्फीयर, ये मैग्नेटिक लेयर है एक. फिर ट्रांजिशन रीजन है, चाहे इसका नाम याद ना रखना. और सबसे आउटरमोस्ट लेयर है कोरोना, जो बाहर सन की रेज आपको आती दिख रही है. ये वाला रीजन जो है ये सन का कोरोना है. ठीक है. बस सन स्पॉट्स होते हैं ये फोटोस्फीयर पे ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट्स. और ये सन स्पॉट्स ना हर 11 साल में मैक्सिमम, मैक्सिमा और मिनिमा अचीव करते हैं. यानी कि एक बारी बहुत कम होंगे, फिर 11 साल बाद दोबारा बहुत कम होंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 2000 से लेके 2011 तक बहुत ज्यादा कम सनस्पॉट एक्टिविटी होगी. फिर 2011 में बहुत ज्यादा कम सनस्पॉट एक्टिविटी होगी. 2006 के आसपास बहुत ज्यादा सनस्पॉट एक्टिविटी होगी. तो इसे हम कहेंगे सोलर मैक्सिमा. और ये जो आपके कम सनस्पॉट एक्टिविटी है इसे हम कहेंगे सोलर मिनिमा. ठीक है. तभी हम कहते हैं कि एक सोलर साइकिल 11 साल का होता है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये याद रखना बस. ऑलराइट. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज पुष्पक RLV. Now RLV stands for reusable launch vehicle. ठीक है. रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? देखो लॉन्च व्हीकल क्या होता है? रॉकेट जिसपे आप स्पेस में कुछ भी भेजते हो, स्पेस क्राफ्ट. आई एम सो सॉरी. रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये एक तरह का रॉकेट है जिसमें आप स्पेस में कोई भी स्पेस क्राफ्ट भेजते हो. लॉन्च व्हीकल. ना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब कि ये रॉकेट पहले जाएगा स्पेस में, सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालेगा और वापस आ जाएगा. इसे आप बार बार दोबारा यूज कर सकते हो. अगर आप एक रॉकेट को बार बार यूज कर सकते हो तो एक लॉन्च की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आ जाती है. क्योंकि लेट्स सपोज आज हमने चंद्रयान लॉन्च करना है. ठीक है. उसके बाद हमने मंगलयान लॉन्च करना है. अगर चंद्रयान में जो लॉन्च किया हुआ रॉकेट था वही मंगलयान में अगर आप यूज कर सकते हो तो मंगलयान की कॉस्ट कम आ जाएगी ना. नहीं तो मंगलयान में फिर से आपको नया रॉकेट बनाना पड़ेगा. तो स्पेस लॉन्च की कॉस्ट कम करने के लिए RLV टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव भी यही है, रिड्यूसिंग लॉन्च कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग रीयूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. ना नासा बहुत टाइम से RLV यूज कर रहा है. प्राइवेट स्पेस एजेंसी जैसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ये भी पार्शियल RLV यूज करते आ रहे हैं. अभी रिसेंटली इंडिया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा है और इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि उसके पास भी RLV टेक्नोलॉजी है. एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे पर है. अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट्स इंडिया रन कर रहा है RLV के लिए उसे हम कहते हैं RLV TD यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम. ठीक है. इट एम्स एट डेवलपिंग एसेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर फुल RLV टेक्नोलॉजी टू एनेबल लो कॉस्ट. अगेन कॉस्ट कम करनी है. Under this program, India's RLV will be scaled up to become first stage of India's reusable 2 stage. जैसे होता है ना PSLV 4 स्टेज है, GSLV 3 स्टेज है, ये 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा. अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसरो का, इसका नाम है जो अभी लेटेस्ट न्यूज में था, इसका नाम रखा है पुष्पक विमान, जैसे माइथोलॉजी पे बेस्ड. पुष्पक
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट लेक्स, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट मतलब लेक्स के इसको लैंड वापस करवा दिया। तो लेक्स का वर्जन 1 आया था, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 1 वो हो चुका है। अभी लेटेस्ट जो था पुष्पक वाला वो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 था। ऑलराइट, ये चीज है बेसिकली। ना पुष्पक ये जो है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2, इसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा दिखता है, पैराशूट लैंडिंग है इसकी। इट इज इंडिया सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय इसरो अंडर आरएलवीटीडी प्रोग्राम। लेक्स 02 रिवैलिडेटेड द इंडिजिनसली यानी कि इंडिया की बनाई हुई टेक्नोलॉजीज टू परफॉर्म हाई स्पीड ऑटोनॉमस लैंडिंग ऑफ स्पेस रिटर्निंग व्हीकल। 2023 में लेक्स 1 लॉन्च किया था, अब लेक्स 2 भी लॉन्च करके आपने प्रूव कर दिया कि यू हैव दिस टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, चलो, that's about it. Now let's move on to topic number 3, that is Stashio Shiva Shakti. Now Stashio Shiva Shakti क्या है? देखो, हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था वो सक्सेसफुल था। अब चंद्रयान 3 मिशन में एक था लैंडर, ठीक है, जो लैंड करेगा मून पे, और फिर उस लैंडर में से निकलेगा रोवर जो मून के सरफेस पे ट्रैवल करेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा। लैंडर का नाम आपने रखा है विक्रम, और जो आपका रोवर है उसका नाम आपने रखा है प्रज्ञान। ना विक्रम लैंडर जहां पे लैंड करा था उस पॉइंट का नाम रखा था हमारे इंडिया ने शिव शक्ति पॉइंट, पर अभी तक ना इंडिया ने ही रखा था, ठीक है। अब रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे वैलिडिटी दे दी है। अब ये सिर्फ इंडिया ने नहीं रखा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसका नाम रख दिया है स्टैशियो यानी कि स्टेशन शिव शक्ति, ठीक है। पहले इंडिया ने रखा था शिव शक्ति पॉइंट, अब इंटरनेशनली इसे रिकॉग्निशन मिल चुकी है बाय आईएयू, स्टेशियो शिव शक्ति, ठीक है। याद रखना विक्रम लैंडर किसके नाम पे आया? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पे। अब ये द नेम वाज इंक्लूडेड इन द गैजेटियर ऑफ प्लैनेटरी नॉमेनक्लेचर। देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं गैजेटियर ऑफ प्लैनेटरी नॉमेनक्लेचर। स्पेस में जितनी भी चीजें हैं उनके क्या क्या नाम है उसकी लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में ये स्टैशियो शिव शक्ति डाल दिया, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने जो नाम दिया, इंडिया के कोई भी स्पेस में ऑब्जेक्ट है जिसे जो इंडिया ने नाम प्रपोज किया वही इसे नाम दे दिया, इंडियन चीज का नाम है इस पूरे इंटरनेशनल उसमें। उससे पहले चंद्रयान 2 में भी लैंडर था, उसका नाम भी विक्रम था, पर वो क्रैश कर गया था। तो क्रैशिंग साइट का नाम ना पीएम मोदी ने प्रपोज किया था कि रखना है हमने तिरंगा पॉइंट, ठीक है। बट अब वो तो क्रैश ही कर गया था, तो इसीलिए कुछ हुआ नहीं उसका। दूसरा, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने चंद्रयान 1 के टाइम पे कहा था कि जो चंद्रयान 1 है उससे जो हमने एक तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा है मून पे, जिसका नाम रखा था मून इम्पैक्ट प्रोब, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं जवाहर पॉइंट, ठीक है। पर ये सिर्फ प्रपोजल्स थे, हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ फिर शेयर कर देता हूं, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1919 में बना था, इसका काम था टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। इट सर्व्स एज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी फॉर असाइनिंग डेजिग्नेशंस टू सेलेस्टियल बॉडीज। कोई भी स्पेस की बॉडी का नाम है ये रिकॉग्नाइज करेगा इसे। इसका सेक्रेटेरिएट है पेरिस, फ्रांस में। इसकी मेंबरशिप है 92 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। क्लियर? ये हो गया थर्ड न्यूज आइटम। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 4, विच इज शिव शक्ति गैलेक्सीज। देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सैटेलाइट है एस्ट्रोमेट्री। एस्ट्रोमेट्री मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करती है। इनकी एक एस्ट्रोमेट्री सैटेलाइट है जिसका नाम रखा है इन्होंने गाया, ठीक है। गाया जो सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, उन्होंने ना मिल्की वे को, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसे ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि पहले मिल्की वे नहीं एग्जिस्ट करती थी। दो स्मॉल गैलेक्सीज थी, टू स्मॉल गैलेक्सीज थी जो आपस में कर गई कोलाइड। आपस में दे कोलाइडेड एंड देन दे फॉर्म्ड अ बिगर गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, ठीक है। अब वो जो दो छोटी छोटी गैलेक्सीज थी ना, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, उनका नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रखा है शिवा और शक्ति, ठीक है। सो दीज आर द टू बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मिल्की वे, और ये बनी थी 12 to 13 बिलियन ईयर्स अगो। इन दो छोटी गैलेक्सीज का नाम शिव शक्ति रखा है। अगेन इंडियन माइथोलॉजी को एक तरह का ऑनर करा है यूरोप ने, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, और ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, ठीक है। चलो, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। We are done with today's lecture. Yeah, so sorry. Yeah, so we are done with today's lecture and lecture number 9 हमारा होता है खत्म। अब बस आपका एक ही लेक्चर रह गया है, लेक्चर नंबर 10, एंड दैट विल बी शेयर्ड विद यू टुमारो। उसके बाद तो आपका एग्जाम ही है, तो इसीलिए एज सून एज पॉसिबल आई विल शेयर दिस लेक्चर विद यू, लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम हेल्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्थ भी है, तो हमारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, स्पेस टेक भी हो गया, अब हम सिर्फ हेल्थ करेंगे।
वो टॉपिक्स जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा वो आपने जरूर करके जाने हैं क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं। चलो, दैट वुड बी ऑल एवरीवन। आई विल सी यू नेक्स्ट with lecture number 10. Thank you everyone.